तो हेलो फ्रेंड, दिस इज सीए पार्थ गर्ग। आई एम हेयर टू टीच यू सीए फाउंडेशन लॉ। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए, आपकी रिटेंशन पावर बढ़े, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से रिटेन कर पाओ और लॉजिकली इस कंसेप्ट को समझ पाओ। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बिजनेस लॉ। कि लॉ में नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है और हम इसको आगे कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो चीज़ बेसिकली हम करेंगे। तो जो हमारा मेन सिलेबस होगा वो नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट होगा। लेट स्टार्ट। इन बिजनेस लॉ इज पेपर ऑफ, यस, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर है आपका पूरा। टोटल देयर आर 7 चैप्टर इन सीए फाउंडेशन लॉ। राइट डाउन अलोंग विद मी बच्चों। टू, चैप्टर 3, चैप्टर 4। सेपरेट नोटबुक इसकी आपको एक लगानी पड़ेगी, इसमें आप सारे कंसेप्ट, सारे चार्ट को आप नोट करोगे, जो कि आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर इज Indian regulatory framework. Second is Indian Contract Act 1872. Sales of Goods Act 1930. Indian Partnership Act 1932. Limited Liability Partnership Act 2008. Companies Act 2013 and Negotiable Instrument Act 1881. थोड़ी मार्क्स वेटेज की अगर हम बात करें तो 6 मार्क्स, 32 मार्क्स, 20 to 21 marks, 20 to 21 marks, 6 to 8 marks, 20 to 21 marks, and 14 to 14 to 16 marks. Okay, 6 7. टोटल नंबर ऑफ जो पेपर में आएगा हमारा 120 नंबर का पेपर आता है, उसमें से हमको एक चॉइस मिलती है क्वेश्चन में, वो मैंने आपको करवा दिया एग्जाम पैटर्न कैसे हमने अटैम्प्ट करना है, उस हिसाब से हमने आगे सम्स को अटैम्प्ट करने हैं। ओके, ऑल क्लियर। टोटल नंबर कितने हमारे पेपर आता है 120 का, हमें 100 का अटैम्प्ट करना होता है, उसमें से हमें मिनिमम 40 चाहिए, मैक्सिमम तो 100 ही चाहिए ना, मिनिमम कम से कम 40 चाहिए और एट लीस्ट यू स्कोर मोर देन 60। बट लॉ में अगर आप एक सिंप्लीफाइड अप्रोच फॉलो करोगे, इंस्टीट्यूट क्या मांगता है, सिर्फ कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, क्या वर्ड्स आएंगे वो पता होना चाहिए। ओके।
हो गया। चलें अब बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बेसिकली दिस इज नॉट द चैप्टर, दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द कंप्लीट लॉ की लॉ है तो होता क्या है, लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या क्या इनमें रेगुलेशन आती है टाइम टू टाइम, कैसे प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, प्रेसिडेंट आके कैसे इसको फॉर्म करता है, कैसे नोटिफिकेशन पास होती है, एंड सो ऑन। बेसिकली दिस इज द मिसलेनियस चैप्टर दैट वी विल डू इन द ऑन द लास्ट क्लासेस ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ। ठीक है, विल डील दिस चैप्टर इन द वेरी लास्ट क्लासेस, जो भी लास्ट क्लासेस होगी हमारी उसमें हम इस चैप्टर को डील करेंगे। तो बाकी चैप्टर की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द अलोन चैप्टर दैट इज ऑफ 32 मार्क्स आउट ऑफ विच 100 यू हैव टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। दिस चैप्टर कंटेन 9 यूनिट्स, 9 के 9 यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम बिकॉज 32 मार्क्स क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस सेपरेट सिंगल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऑलराइट, कुछ पूछना किसी ने? चैप्टर हमारे लॉ में अकेला चैप्टर 32% नंबर देके जाएगा, दैट इज आप चैप्टर को अच्छे से कर लो, सिर्फ ये चैप्टर एक छोटा सा एलएलपी तो आप 40 नंबर तो स्कोर कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 चैप्टर ही करोगे, आपको जस्ट जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ एक चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे नोट्स बने हमारे इसके, 7 यूनिट्स हमारे 9 यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं। बट मैं पहले आपको ये चैप्टर स्टार्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि ये चैप्टर समझने के पहले हम आपको और थोड़ा इजी वे में लेके जाएंगे। बाकी जो होते हैं पहले हम फाउंडेशन की क्लास लगाते थे, कॉन्टैक्ट एक्ट स्टार्ट कराते थे, बट नहीं, मैं आपको पहले कंपनीज एक्ट स्टार्ट कराऊंगा क्योंकि ये आप फैमिलियर चैप्टर है, थोड़ा सा आपको पता भी है इसके बारे में क्या कंपनीज होती है। ठीक है, थर्ड इज सोगा, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज कौन सा 1930 सेल्स के बारे में है कि क्या कैसे कैसे सेल्स के लिए हमें कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। फोर्थ इज पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप मतलब दो और दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई बिजनेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देन उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये इंटर के अंदर जब आप पास हो जाओगे फाउंडेशन तो ये चैप्टर आगे थोड़ा फर्दर एक्सटेंड में आएगा, बट इन आवर सिलेबस दिस चैप्टर इज वेरी शॉर्ट एज कम्पेयर टू सीए फाउंडेशन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चैप्टर इज कंपनी एक्ट 2013, हम क्लास में करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बच्चों को मुश्किल लगता है चैप्टर, बट आपको मेरे हिसाब से आप एक चैप्टर करके देखना, बहुत इजी लगेगा। ऑलराइट, लास्ट इज इंडियन नेगोशिएबल एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये चैप्टर मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो स्टूडेंट्स को छोड़ के जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को दिमाग में समझ में ही नहीं आता ये चैप्टर, इजीली 14 to 16 मार्क्स दे विल लूज इन द एग्जाम्स। वो इजीली वो चैप्टर छोड़ने की वजह से 14 से 16 नंबर एग्जाम में खो देते हैं। तो ये चैप्टर हम करेंगे, अकाउंट्स के चैप्टर बिल्ड्स ऑफ एक्सचेंज है आपका, उसके साथ साथ ये चैप्टर को हम डील करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? बेसिक मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है, होता क्या है जब हम चैप्टर करेंगे तब करेंगे। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। बहुत अच्छा चैप्टर है, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ, कॉपी में, फेयर कॉपी में बना लो, है इंडियन लिखो, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का क्या मतलब है? ये क्या है, कौन सा साल चल रहा है ये? 2013। 2013 से पहले कौन सा एक्ट चलता था? 2013 के बाद कौन सा एक्ट चलता है? आया कब ये? 2013 में। इससे पहले कौन सा एक्ट चलता था? कंपनीज एक्ट 1956, उस टाइप के रूल्स थे। अब इसके बाद सारा कौन सा चल रहा है? सो ऑन। यस, बेसिकली ये चैप्टर के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। एक और इंट्रोडक्शन पढ़ो।
से समझ में आ रहा है। पिक्चर मैंने इसमें डाली हुई है चैप्टर में, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा इंटरेस्ट से समझे इस चीज़ को, बड़े ध्यान से समझना। पेपर में जो चीज़ आएगी वो इंट्रोडक्शन का ही पेपर में पूछा नहीं जाता, सिर्फ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इस चैप्टर में हम आगे इस चीज़ को कैसे डील करेंगे। चलें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। उम्मीद करूंगा कि सब इजीली आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी इस चीज़ की। बहुत सिंपलीफाइड इंग्लिश को मैंने इसको ऑलरेडी बना के रखा है। किसी को ना आए तो प्लीज़ फ्री टू आस्क मी ऑन स्पॉट, आप हाथों हाथ मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज आपका कंसेप्ट छूट जाएगा। मुझे पता लगेगा नहीं आपको कुछ नहीं समझ में आ रही, आप मुझसे प्लीज़ इंटरप्ट करके पूछ लेना। ओके, कौन सा एक्ट है, नाम बोलो। कंपनीज एक्ट 2013। गिव मी 1 मिनट प्लीज, अर्जेंट कॉल कमिंग। यस, लेट्स स्टार्ट। कंपनी एक्ट 2013 कब आया? 2013 में आया। वाज इनेक्टेड, इनेक्ट हुआ था टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब एक से चीज को आपस में मर्ज करने के लिए। वर्ड टू वर्ड सिर्फ अभी करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमने थ्योरी को डील कैसे करना है। एंड अमेंड, अमेंड मतलब चेंज करना। ये आया कब? 2013 में आया। क्यों आया? अमेंड करना, किसी चीज को कंसोलिडेट करने के लिए और अमेंड करने के लिए। किसको? जो पुराने एक्ट के प्रोविजन चल रहे थे रिलेटेड टू ओल्ड कंपनी। द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोसीडेड बाय, मतलब से पहले कौन सा एक्ट चल रहा था? प्रोसीड कौन था? प्रीडिसेसर। कंपनीज एक्ट 1956 करवा दिया ये चीज। तो प्रीडिसेसर मतलब मेरे से पहले कौन चल रहा था, सक्सेसर मतलब मेरे बाद कौन चल रहे हैं। 1956 के बाद कौन सा एक्ट चल रहा था? 2013, दैट इज 2013 इज द सक्सेसर ऑफ 1956। चलो एनीवेज, ड्यू टू चेंजेस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नेशनल और इकोनॉमिक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में चेंज आते रहे, और उन्होंने क्या चाहा? टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन हो और ग्रोथ हो, किसमें? हमारे इंडिया में, हमारी कंपनी में, हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में। द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या डिसाइड किया? भैया पुराने एक्ट को खत्म करो, टू रिप्लेस 1956 विद न्यू लेजिस्लेशन, नए एक्ट के साथ। क्योंकि पुराने एक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, कंपनीज पे ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, इससे कंपनी की ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रहा था। चलें आगे। द कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है? 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल्स हैं। नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। हम पढ़ेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटा सा पढ़ेंगे, इतना सिलेबस में नहीं है। ये कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं। हर एक्ट कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 29 चैप्टर्स में बटा हुआ। ए सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज फ्रॉम कंपनीज रूल्स। सब्सटैंशियल मतलब यहाँ पे लिख लो मेजर। जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर का कहाँ से है? वो कंपनी रूल से है। जिसका एम है टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी की गवर्नेंस अच्छी हो और रेगुलेशन को सिंप्लीफाई किया जा सके, और स्ट्रेंथ द इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट है शेयर होल्डर के उनको मजबूत रखा जाए। माइनॉरिटी इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, उनके इंटरेस्ट को मजबूत रखा जाए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट टू द रोल ऑफ विसल ब्लोवर प्रोविजन रिलेटेड टू क्लास एक्शन सूट। बट हु आर द विसल ब्लोवर्स? Whistleblower are the employee who create indiscipline in the company, who follow unethical behavior। कंपनी के अंदर जो अनएथिकल बिहेवियर कर रहे हैं कंपनी में, आप कंपनी के पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे, दैट आर द बेसिक विसल ब्लोवर्स। कंपनी एक्ट क्यों आया? उनके अगेंस्ट सूट फाइल करने के लिए क्या एक्शन लिया जाए, कंपनीज एक्ट में बताया गया है, अगेंस्ट विसल ब्लोवर। चलें। Thus, this enactment seeks to make our corporate regulation more कंटेम्प्रेरी। क्या मतलब? इस इनेक्टमेंट की वजह से मेरा रूल और ज़्यादा डिटेल में इसको समझाने के लिए उस चीज़ में फोकस किया गया। फर्स्ट पैरा समझ में आ गया। बेसिक इंग्लिश थी, सिंपल इंग्लिश थी, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में अलग इंग्लिश है, हमने अलग हिसाब से बनाई है। समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ। एक बार रीड करो, 1 मिनट का टाइम आपके पास। नोट्स नहीं है बच्चा आपके पास? आलस हो? सभी स्टूडेंट्स कार्डबोर्ड होता है ना, पेपर बोर्ड, वो भी लेके आना क्लास में, उस पर आप रख के इजिली आप पढ़ सकते हो।
नोटिंग कर लेना अपने हिसाब से जहाँ जहाँ आपको ठीक लगे। उनके अगेंस्ट कंपनी ने कैसे एक्शन लेना है। अमेंड करना मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, पुरानी जो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी उनको इकट्ठा करना, यस, सेलेक्ट करना। कंटेम्परेरी का मतलब होता है कि सारे जो रूल्स थे, इनेक्टमेंट टू कॉर्पोरेट मोर रेगुलेशन मोर कंटेम्परेरी, मतलब नए रूल्स लेके आए, उसको अप्रोप्रिएटली कंटेम्परेरी तरीके से उसको लगाया जाए, मीन्स डिसिप्लिन ज़्यादा बना रहेगा। कोई डाउट भाई साहब? एक आधा ले लो डाउट, अब मुझे पता चल जाएगा समझ में आ रहा है। चलें, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा? जो जो कंपनीज अभी बनी है, कंपनीज मतलब बताऊंगा आगे, जो कंपनीज बनी है अभी रिसेंटली हाल ही में बनी है, और जो प्रीवियस लॉ में बनी थी 2013 से पहले बनी थी, वो सारी कंपनीज पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। है? यस। ओके। सेकंड इज इंश्योरेंस कंपनी पे होगा, बैंकिंग कंपनी पे होगा, बट क्या उस पे इंश्योरेंस एक्ट सेपरेट अगर एक्ट लग रहा है, इराडा एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक सेपरेट एक्ट लग रहा है, तो वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। और बैंकिंग पे अगर बैंकिंग का अलग रेगुलेशन एक्ट लग रहा है तो वो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया? इंश्योरेंस कंपनी पे अगर इराडा एक्ट उनका खुद का सेपरेट एक्ट लग रहा है तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बट वो सेपरेट एक्ट नहीं लग रहा तो इंश्योरेंस कंपनी पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। फोर्थ, कंपनीज एंगेज्ड, ऐसी कंपनी जो जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की उत्पादन में, बिजली की जनरेशन के अंदर वो इन्वॉल्व है, बट उस पर सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं लग रहा। तो कोई और कंपनी जो स्पेशल एक्ट में गवर्न हो रही है, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो टाइमिंग फोर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली तो बोला गया है। कंसेप्ट समझ में आ गया? सिंपल चीज थी बिल्कुल, कहाँ का एप्लीकेबिलिटी की बात है, जल्दी से रीड करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बेसिक काम हमारा अभी स्टार्ट होने जा रहा है कंपनी एक्ट का। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल चीज़ थी, कंपनीज का आप स्टार्ट करें सिलेबस हमारा कंपनी का। देखो, लिखना नहीं है, इसको समझना है। ये कंपनी है, ये कौन है? मेरी कंपनी। कंपनी बनानी है, मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 पीपल। वो कौन होंगे? कंपनी के ओनर होंगे या क्या बोला जाएगा उन्हें?
डायरेक्टर। बस कंपनी के अगेंस्ट वो क्यों, कंपनी बिल्कुल एक हटके नया पर्सन बन जाएगा। वो कौन है, हम लोग कौन है, हम नेचुरल पर्सन है, हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बट कंपनी ना ही तो सांस ले रही, नहीं कंपनी खाना खा, तो कंपनी को क्या बोला जाएगा लोगों की नज़र में, आर्टिफिशियल पर्सन। हर इसकी जैसे मैं शीश पे केस कर सकता हूँ, शीश मेरे पे केस कर सकता हूँ, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया तो मैं कंपनी पे भी केस कर सकता हूँ। डायरेक्टर पे केस नहीं करूंगा, मैं कंपनी पे करूंगा। तो कंपनी और डायरेक्टर की जो एंटिटी होगी वो आपस में सेपरेट होगी, उनको इकट्ठा कंसिडर। सेम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। कंपनी क्या हमें दिखेगी, बिल्कुल सर कंपनी एक इंटेंजिबल फोर्स होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होगी नहीं, हाथ पैर चलना ऐसा कुछ तो होगा नहीं, बिल्डिंग को हम कंपनी बोलेंगे नहीं। मेरी बात समझो, चीफ जस्टिस मार्शल ने क्या बोला था, कॉरपोरेशन, ए कॉरपोरेशन हेयर मींस यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट कंपनी, यू हैव टू राइट का मतलब लिखो यहाँ पे कंपनी, वर्ड टू वर्ड समझ में आना चाहिए चीज ये। पेंसिल से करना तो अपनी लेके आओ, कर लो पेन से, कोई इशू नहीं, तो मैं सेपरेट मॉड्यूल मिल जाएगा, नया मॉड्यूल उसका स्पायरल किया हुआ, वो तो वैसे एक और टेम्परेरी पर्पज के लिए नोट किया। एक कंपनी तोड़ के पढ़ेंगे डेफिनेशन को, पेपर में आए तो हम एज इट इज इस चीज को लिख पाए। एक कंपनी मतलब एक कॉरपोरेशन क्या है, जल्दी बोलो, नेचुरल तो है ही नहीं, एक आर्टिफिशियल बीइंग है। हम क्या है, हम नेचुरल बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग है। सेम कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल बीइंग है, वो जो कि क्या है, दिखती नहीं है, ना ही उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, एग्जिस्टिंग ओनली। कैसे एग्जिस्टिंग होती है, कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, लॉ की वजह से एग्जिस्ट हो रही है, अदरवाइज कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बोलो सुनो, कंपनीज एंड, कंपनीज एंड इट इज ए कॉरपोरेशन, आगे बोलो, इट इज ए कॉरपोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, बोलो यार स्पीड पे देख के बोलो, a company is a corporation that is an artificial being that is invisible, intangible, existing only with the contemplation of the law। याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। कंपनी क्या है सर, वो कंपनी क्या बताया था सर ने, कंपनी इज ए कॉर्पोरेशन दैट इज आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग, सिर्फ किसकी वजह से, लॉ के कंटेम्पलेशन की। याद हो जाएगा, कितने सिंपली तरीके से हमने याद किया। चलो, बीइंग ए मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, इस चीज को मैं पढ़ाता हूँ, बट इज मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। द फ्रेज मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ रेफर्स टू समथिंग दैट, ये याद नहीं करना, उन्हें सिर्फ समझने के लिए है, दैट क्या ये एग्जिस्ट करती है बिकॉज कि लोगों ने इसको क्रिएट किया, लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया, तभी ये एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ मतलब सिर्फ लॉ ने क्रिएट किया उसको, तभी वो चीज है, अदरवाइज कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। Because law has created or recognized it, it would exist, otherwise not exist. It is no natural, ना ही तो नेचुरल है, ना ही डिपेंडेंट है। मीन्स कंपनी किस पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली डायरेक्टर्स पे। डायरेक्टर काम करना छोड़ दे, मुकेश अंबानी आज काम करना छोड़ दे, रिलायंस चल जाएगी, नहीं चलेगी सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट काम नहीं कर रही, मैं मेरे इंस्टीट्यूट एक सेपरेट लीगल मान के चलो कंपनी है, मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, इंस्टीट्यूट काम चलेगा नहीं। इट इज होली डिपेंडेंट ऑन मी, इट इज नो नेचुरल, ना ही तो नेचुरल है, ना ही इंडिपेंडेंट है, और ना ही उसकी कोई फिजिकल असिस्टेंट है। मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ का मतलब समझ में आया, लॉ की डेफिनेशन है, इट पोजेस ओनली दोज प्रॉपर्टी, इट मतलब इट किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा तो इंटेलिजेंस दिखाओ, थोड़ा सा तो, यस कंपनी की बात कर रहा हूँ। इट पोजेस ओनली दोज प्रॉपर्टी, वो सिर्फ दो प्रॉपर्टी ले पोजेस करेगी, विच द चार्ट ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्म्स अपॉन इट, जो उसका क्रिएशन में जो हेल्प हुई है, मेन मतलब कंपनी बनाने में हेल्प हुई है, जिस वजह से वो बनी है, सिर्फ उसकी वही प्रॉपर्टी लगेगी, कंपनी की जो जो प्रॉपर्टी है उस वजह से लगेगी। क्या वो एक्सप्रेसली लग सकती है और एक्सीडेंटल टू द वेरी एग्जिस्टेंस लग सकते हैं। क्या वो सीधा सीधा साफ साफ बोल सकते हैं कि आप कंपनी हो, नहीं तो इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं। समझाऊंगा वो कैसे, ये चीज को हमने इतना डिटेल में याद नहीं करना, पता होना चाहिए हमें क्या कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन, बीइंग ए आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल क्रिएशन, या फिर एग्जिस्टिंग ओनली विद द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ,
Being mere creation of law, it possesses only those properties that are charter of its creations, confirm upon it, either expressly or incidental to the existence। समझ में आया पूरे सेंटेंस का मतलब? कोई डाउट? बोलो मोहित, कोई डाउट? चलूं आगे। प्रोफेसर हेनरी भाई साहब आगे देखो, एक कंपनी रही, ये अंकल आंटी खड़े यहाँ पे देखो आराम से, है ना, कंपनी के पास। ये कौन है? इनके डायरेक्टर है, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी जी, लेट्स सपोज कंपनी के वो है ये लोग। ये रिलायंस कंपनी है, तो ये कंपनी अलग है, सेपरेट लीगल है अपने ओनर से, अपने डायरेक्टर से। अब पढ़ो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन मार्क करो पेपर में, ये लिख के आना हमने पेपर में, वर्ड आ जाए तो। As per section 22 subsection 20 of Companies Act 2013 provides that a company is an incorporated association। what the word term incorporated जो हमने बनाई हो, incorporate मतलब बनाना। I incorporate the institute, that is I made the institute, मैंने एक एक चीज से वो चीज बनाई, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, ठीक है। वो क्या है? विच इज आर्टिफिशियल पर्सन, भैया नेचुरल तो है नहीं, सांस नहीं लेती, रोटी नहीं खाती, खाना नहीं खाती, आर्टिफिशियल पर्सन है। किसने क्रिएट किया? लॉ ने क्रिएट किया, क्रिएटेड बाय लॉ। इसकी क्या है? कंपनी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग माना जाएगा उसको डायरेक्टर से, विद ए परपेचुअल सजेशन। परपेचुअल सजेशन मतलब आज अगर सपोज करो, मैं मेरा एग्जांपल नहीं लेते हैं, सपोज करो कोई पर्सन ने कोई काम स्टार्ट किया, किसी पर्सन ने स्टेशनरी का काम स्टार्ट किया, किसी पर्सन ने, डेथ होगी, डेथ हो गई, तो उसकी ऑब्वियसली शॉप भी बंद हो जाएगी। कौन ऑन करेगा? यही अगर कंपनी में वो पर्सन डायरेक्टर होते, दो पर्सन, दोनों गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, लेट्स सपोज, नहीं रहे, कंपनी फिर भी एग्जिस्ट करेगी, डायरेक्टर बन जाएंगे, कंपनी का कभी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा, इस वजह से इसको चलाने वाला नहीं है। और एक कॉमन सील, कॉमन सील मतलब स्टैम्प, एक प्रॉपर, एक देखो जिसमें मैंने आपको बनाया भी होगा स्टैम्प का, ये देखो हर चीज में आपको एक ऐसी पिक्चर मिलेगी जो समझने के लिए, कॉमन सील का, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन का देखो, सारे कैसे बैठे हैं, कंपनी कैसे बैठी है बीचों बीच, ठीक है। और दबा दूंगा वो चीज, इजी लग रहा है कंपनी लो, इंटरेस्टिंग लग रहा है, वेरी गुड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी लॉ, हमें याद करनी है। ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by the law having separate legal entity and with a perpetual succession and a common seal। क्लियर? और दोबारा बोलो आनंद, आप बोलो, चलो स्पीक लाउडली। इतना नहीं करना, सिर्फ एक कंपनी इज एन, कंपनी इज एन, मोहित बोलो, स्टॉप। ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ठीक है। वो क्या चीज है? विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कैसे क्रिएट हुई है? क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद ए परपेचुअल सुसेशन एंड ए कॉमन। हो जाएगा याद? इजी लगा? एक नंबर का कंफर्म आएगा, कहीं से भी आ जाए ये लिखाना, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हमने। यहाँ पे लिखो एज पर सेक्शन, नहीं है जरूरी, नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, जरूरी नहीं है, अच्छा लगेगा, याद हो जाएगा। 220 220 220 हो जाएगा याद। मैं इसमें तो देखो लिखाना तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, मैं तो प्रेफर करूंगा लिखो यार, यू कैन राइट। वो टाइम है हमारे पास 5 मंथ, अच्छे से एक वर्ड की डेली प्रिपरेशन करोगे, टाइम हो जाए। 2 बजे के बाद फ्री हो, फ्री तो हो ही सारे के सारे, 2 ढाई बजे प्रॉपर टाइम तो लोड मिल ही रहा तुम्हें, अब लेना। और क्लियर सभी को? फीचर्स ऑफ कंपनी करेंगे आगे। अब देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब बता दिया आपको फीचर्स में, परपेचुअल सुसेशन का मतलब बता दिया, क्या? चेंज इन द मेंबर, मेंबर में चेंज हो गए, मेंबर चले गए या छोड़ गए या एक्सपायर हो गए, कंपनी को इफेक्ट नहीं करेंगे। थर्ड, लाइबिलिटी क्या होगी? लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी जो लिमिटेड होगी, डिफरेंट होगी किससे? लाइबिलिटी ऑफ द। लास्ट क्या? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बता ही चुका हूँ। तो कंपनी क्या है? ह्यूमन एजेंसी से किया हुआ एक चीज़ है, इसके खुद कंपनी कैन एक्ट कर सकती है, कंपनी के बिहाफ पे हम एक्ट कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं,
कंपनी पे हम केस कर सकते हैं, कंपनी हम पे केस कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, सीयू मतलब केस करना, और टू बी सूड मतलब इस पे कोई केस कर सकता है किसके नेम पे, दैट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये क्या मैं बोल सकता हूँ, ये देखो फोटो देखो सिर्फ आप स्क्रीन पे, तो बोल सकता हूँ ये कंपनी बैठी बीचों बीच, फिर मैं केस कर दूंगी, यस इट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल लीगल। कोई भी हो गई, करते हैं बाद में। कौन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो, सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ तक कंसेप्ट होमवर्क दूं या आगे कराऊं, इट इज अप टू यू, बोलो थोड़ा सा कर लें, 2 पॉइंट कर लो, 1 सेकंड, चलो ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी विल डू। सेपरेट देखो, एक कंपनी है, बिजनेस, रेस्टोरेंट लग रहा है मेरे को, तो ऊपर बर्गर बना हुआ है, कोक बना हुआ है, स्पून बना हुआ है ना, चलो जो भी बिजनेस है, कंपनी है। ये भाई साहब कौन है, कोट पैंट सूट पहन के खड़े ओनर है। ये क्या बोली कंपनी, प्लीज कीप माई कैश एंड रिकॉर्ड सेपरेट फ्रॉम योर, हमारा कैश अलग, मेरा हिसाब किताब अलग, अपने आप से रखो। ओनर क्या बोला, यस सर आई विल, मैं रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज आपस में बिल्कुल अलग अलग हिसाब किताब होगा, बड़े ध्यान से समझना। देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स, डिस्टिंक्टिव मतलब डिफरेंट फीचर है बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आज मैं काम कर रहा हूँ इंडिविजुअल हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप से मेरा जीआईसी चला रहा हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। लेकिन मैं और सतीश मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। मैं सतीश मोहित मिलकर कंपनी बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंपनी। मैं और पारस मिलके एक एलएलपी चला रहे हैं, दैट इज एलएलपी। हम कोई चारों पांचों मिलकर मेरी फैमिली में हम एचयूएफ चला रहे हैं, दैट इज एचयूएफ। मतलब बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स, मतलब अलग अलग फीचर्स होते हैं बिटवीन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन as compared to other foreign organization is that it acquire unique character of being separate legal entity। क्या मतलब इस लाइन का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फीचर्स होते हैं, बट मैं बात करूं किसकी, कंपनी की। सारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक कंपनी के पास ऐसा फीचर है, दैट इज कौन सा, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, सबसे अलग हटके बनाता है। आज मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, हम भैया बिजनेस हमारा सेम है, जैसे मेरी बात करूं सेम बिजनेस है, आपका कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है, सेम है, सेपरेट लीगल एंटिटी उसमें नहीं है, बट कंपनी में वो चीज़ है। फर्स्ट पैरा समझ में आ गया, बना लोगे अपने आप, करवाने वाली चीज़ मैंने याद करवा दी आपको, ये चीज़ें तो वर्ड टू वर्ड था हुआ समझनी पड़ेगी, कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अब कुछ और दूसरी भाषाएं बोल रहे हैं, व्हेन ए कंपनी इज रजिस्टर्ड, जब कंपनी बनती है, इट इज क्लॉथ विद लीगल पर्सनैलिटी। इट इज क्लॉथ मतलब एक ऑटोमेटिकली इस पे लीगल पर्सनैलिटीज में ये अपने आप को डेवलप कर लेती है, लीगल पर्सनैलिटी से आती है। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर, इसके पास सेम राइट्स होंगे, कौन कौन से राइट्स, जो एक सेम ह्यूमन के पास होते हैं, राइट टू स्यू, राइट टू एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पावर्स तो सेम ह्यूमन बीइंग के पास होंगे। इट एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, इसकी एग्जिस्टेंस को हम अलग मानेंगे और सेपरेट मानेंगे उसकी खुद के मेंबर। एक कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, भैया कंपनी के नाम प्रॉपर्टी हो सकती है, खुद का उसका सेपरेट बैंक अकाउंट हो सकता है, बैंक बाजार से पैसा उठा सकती है, रेज द लोन, इनकर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी को भी इनकर कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हैं। इट इज द इट इज एट लो ए पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्टिव एंड डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ जो कंपोज करते हैं। क्या इनका मतलब क्या, सर जो मेमोरेंडम सब्सक्राइबर होंगे हम आपको पढ़ाएंगे आगे, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा आपने पहले, वो चीज़ों से अलग होंगे। 1 सेकंड रुको प्लीज। ठीक है,
इफ इट इज ए लो पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर कौन होगा? आज मेरे को कंपनी में डायरेक्टर बनना है, कंपनी का सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा, वो हम उसमें पढ़ेंगे। आज डायरेक्टर की पर्सनैलिटी कंपनी से अलग होगी, फर्स्ट पॉइंट तो वो हो गया। सेकंड, इवन मेंबर कैन कॉन्टैक्ट विद द कंपनी, मैं मेरी खुद की कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं मेरी खुद की कंपनी में डायरेक्टर हूँ, मैं कंपनी से सेपरेट कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ और एक्वायर राइट अगेंस्ट इट्स, कंपनी के अगेंस्ट राइट ले सकता हूँ, लाइबिलिटी से ले सकता हूँ। फॉर द डेट ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर कैन स्यू इट, नॉट इट्स मेंबर। कहने का क्या मतलब, अगर मुझे कंपनी के डेट्स क्लियर करने हैं, सिर्फ क्रेडिटर उस पर राइट ले सकते। उस पर केस लो लगा हुआ है, वो हम पढ़ते हैं अच्छे से क्या केस लो है। केस लो का बेसिक मतलब क्या हुआ? ठीक है, क्या होता है इस फर्स्ट केस? क्या, कंपनी अगर सपोज को क्रेडिटर आ गया, कंपनी ने उधार से किसी से सामान परचेज किया, कंपनी का क्या बन गया? वो क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर कंपनी पे केस कर सकता है, बट सपोज करो, केस लो समझाता हूँ, बहुत अच्छा केस लो है, बहुत अच्छे से मैंने बनाया हुआ है, वर्ड टू वर्ड आपको समझाता हूँ कैसे मतलब हुआ इसका। इससे पहले पॉइंट नंबर सी पढ़ ले पर, एक कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओनिंग। ओनिंग मतलब कोई भी चीज को ओन करना। आज मैंने एसी लिया, कंपनी का नाम, खुद अपने नाम एसी ले सकती है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड। इंजॉइंग और डिस्पोजिंग, डिस्पोजिंग मतलब सेल कर सकती है, इंजॉय मतलब उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को अपने खुद के नेम से। ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर, चाहे शेयर होल्डर क्यों ना कंट्रीब्यूट करे, द कंपनी बिकम द रियल ओनर ऑफ द कैपिटल एंड, ठीक है, हो जाएंगे तीनों पॉइंट। केस लो पढ़ने, छोटा सा बहुत अच्छा केस लो है, मैकूरा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बड़े ध्यान से समझना, पढ़ा है पारस पहले? यस सर, तो बड़ा कॉन्फिडेंटली शायद आगे 50% हो गया। पढ़ा है, अच्छा केस लो है, क्या चीज थी इसमें देखो। मैं समझाता हूँ, केस लो को पहले आप समझते हैं, केस लो का मतलब क्या हुआ देखो। मैकूरा एम was the holder of all share except one share of the timber company। टिम्बर कंपनी मतलब एक टिम्बर कंपनी है जो टिम्बर को, पेड़ों को काट के उसके आगे प्रोसेसिंग करती है, उस कंपनी का क्या है? मैकूरा। सारे के सारे शेयर मैकूरा ने होल्ड किए हुए हैं, सिर्फ एक शेयर किसी और ने किया हुआ है। ही वॉज ऑल्सो द मेजर क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब कंपनी ने को इसने अपने अलग बिजनेस से बहुत सारा सामान उधार पे बेचा हो, कंपनी को इसने कंपनी से पैसे लेने हैं। एम ने इंश्योर्ड कर दिया कंपनी का टिम्बर खुद के नाम पे। क्या ये कर सकता है? नहीं। कंपनी का एसेट तो कंपनी के अलग खुद के नाम पे होंगे, अलग नाम पे होंगे। द टिम्बर वाज लॉस्ट इन फायर। एम क्लेम करता है भैया इंश्योरेंस कंपनसेशन, हेल्ड दैट इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू हिम एज नो शेयर होल्डर हैज द एनी राइट टू एनी आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज ओन्ड बाय द कंपनी, कोर्ट हैड नो लीगल एंड इक्विटल इंटरेस्ट इन देम। कहने का मतलब समझ में आया? कंपनी का ट्रक क्या था आपको मैं समझाता हूँ, एक बार यहाँ से समझना, सिंपल एक समझने की कोशिश करना। ये कौन है? मैकूरा भाई साहब है। इन्होंने क्या किया हुआ है? ये कंपनी है, कंपनी के बहुत सारे शेयर, सारे के सारे लेट्स को 2000 शेयर है, 2000 शेयर में से इसने कितने होल्ड कर रखे हैं? 1999 शेयर होल्ड करके। एक शेयर किस सपोज करो मैंने होल्ड कर रखे हैं, 99 शेयर होल्ड और किसने कर रखे हैं? यही बात है क्या? एक और बिजनेस चल रहा है, मैकूरा, मैकूरा एंटरप्राइजेस का ओनर इसकी वाइफ है या खुद है। इसने क्या किया हुआ है? कंपनी ने बहुत सारा सामान इस परचेज किया हुआ है, परचेज फ्रॉम ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान परचेज किया हुआ है मैकूरा से। तो अब ये क्या बन गया ऑटोमेटिकली कंपनी का? कंपनी से इसने क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं अभी। अब मैं पूरा कंपनी के एक ट्रक लोड लोड होके गया, किसका? टिम्बर का। मकूरा को डर था यार ये चोरी ना हो जाए, इस पे आग ना लग जाए, तो मकूरा ने क्या किया? भागा भागा गया इंश्योरेंस कंपनी से, सारा का सारा क्लेम करवा लिया। किसके नाम? ओन।
खुद के नाम, क्योंकि स्टॉक तो सारा इसी का ही है ना, ये सप्लाई तो ये कर रहे हैं अल्टीमेटली, खुद के नाम करवा लिया। फायर होगी, फट गया, ब्लास्ट हो गया, सारा खत्म। इंश्योरेंस कंपनी में आ गया पैसे दो, ये कहता भैया कंपनी का नाम है कि नहीं है तो मैं पैसे नहीं दूंगा। कंसेप्ट समझ में आया? एम मुकुरा वाज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल द शेयर एक्सेप्ट वन शेयर इन द कंपनी, ठीक है। He was also the major creditor of the company. M insured the company timber in his own name. The timber was lost in fire. M claimed insurance compensation. M ने claim किया insurance compensation को. Held that insurance company was not liable to him, as no shareholder has any right of the property owned by the company, for he has no liquidable and legal interest. Hence, in this case, since the timber was not insured in the company name, M could not claim compensation from the insurance company. सिंपल सी लाइन है, जब तक कंपनी का नाम प्रॉपर्टी नहीं होगी आप कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते। पढ़ लोगे यहाँ तक? आज के लिए इतना काफ़ी है, अच्छे से पढ़ के आओगे घर से, प्रॉमिस? पक्का? ओके, तो चलते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।